हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन का फिगर यहां पर मैंने बना रखा है। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं इस फिगर के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, फिर हम इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक, तो चलिए यहां पर हम समझते हैं क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों यहां पर दो स्प्रिंग्स हैं। पहली जो स्प्रिंग है इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरी वाले के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। यहां से इस एंड से एक रस्सी इस स्प्रिंग से जुड़ी हुई है और इस रस्सी के माध्यम से यहां से इस तरीके से एक ब्लॉक बंधा हुआ है जिसका मास है। अभी ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अभी हमें करना क्या है, हमें इसको थोड़ा सा खींच करके रिलीज कर देना है। तो क्या होगा, ये जो मास है ये एसएचएम परफॉर्म करने लगेगा। तो इसके जो ऑस्किलेशंस होंगे, तो ऑस्किलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो प्यारे बच्चों हमें बताना है। तो यहां पर मैंने लिख भी रखा है कि टाइम पीरियड इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो प्यारे बच्चों एक चीज मैं बता दूं कि टाइम पीरियड निकालने के लिए कुछ फिक्स स्टेप्स होते हैं। अगर आप लोग उन स्टेप्स को जानते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते उन स्टेप्स को तो पहले एक वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वहां मैंने बताया है कि टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों अब हम इसे यहां पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि पार्टिकल की मीन पोजीशन को फाइंड किया जाए। एक चीज मैं बता दूं कि मीन पोजीशन पर पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होता है। ठीक, तो यहां पर देखिए अभी ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या है कि अभी यहां पर नेट फोर्स 0 है। तो मैं इसी अभी ये जहां पर है इसी के लिए मतलब इसी को यहां पर इसके लिए मीन पोजीशन प्यारे बच्चों मान लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी इस पर नेट फोर्स 0 है। अब देखिए दूसरा काम है कि मीन पोजीशन फाइंड करने के बाद मेन पोजीशन पर फोर्स रिलेशंस क्या क्या मिल रहे हैं उनको फाइंड करना। तो प्यारे बच्चों चलिए फोर्स रिलेशन हम फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या फोर्स रिलेशंस मिल रहे हैं। एक चीज देखिए, जब ये इक्विलिब्रियम में आया होगा यानी कि जब इसको इस रस्सी से बांध कर लटकाया गया होगा तो इक्विलिब्रियम में आने से पहले ये कुछ ना कुछ प्यारे बच्चों चला होगा नीचे की ओर। ठीक, क्यों? क्योंकि बिना चले ये बैलेंस हो ही नहीं सकता। ठीक, कैसे कैसे नहीं हो सकता बैलेंस? क्योंकि जब ये चलेगा तभी इन स्प्रिंग्स में कुछ एलोंगेशंस होंगे और उन्हीं एलोंगेशंस के कारण इस रस्सी में कुछ टेंशन उत्पन्न होगा और तभी वो जो टेंशन उत्पन्न होगा वही mg को बैलेंस कर पाएगा, यानी इसके वेट को बैलेंस कर पाएगा और तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगा प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर के हम इसके लिए अगर इनिशियल कंडीशन पर एफबीडी बनाएं तो इस तरीके से कुछ होगा, ऊपर की ओर टेंशन फोर्स, नीचे की ओर mg। ठीक, लेकिन ये जो टेंशन फोर्स है वो एग्जैक्टली mg के ही बराबर होगा। mg के ही बराबर होगा। क्यों बराबर होगा mg के? क्योंकि प्यारे बच्चों जब ऊपर और नीचे वाले फोर्स आपस में बराबर होंगे तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज कैसे होगा? तो ये mg के बराबर है। ठीक, लेकिन ये टेंशन फोर्स कैसे आया? वो आया होगा इनके एलोंगेशंस के कारण। तो प्यारे बच्चों इनिशियली इनमें कुछ ना कुछ एलोंगेशंस भी होंगे। तो अगर मैं मान लूं कि इनिशियली इनमें जो एलोंगेशंस है वो कुछ इस तरीके से हैं, x1 डैश और x2 डैश। इस तरीके से अगर हमने इनमें एलोंगेशंस मान लिए तो देखते हैं कि इनके एलोंगेशंस के कारण क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। एक चीज देखिए, अगर इसमें x1 का एलोंगेशन था तो ये पुली पर K1 x1 डैश का फोर्स लगा रही होगी, है ना, ऊपर की ओर। ठीक, और इसमें अगर x2 का एलोंगेशन है, x2 डैश का, तो निश्चित रूप से रस्सी पर जहां पे टच पे है उस पॉइंट पर ये कितना फोर्स लगा रही होगी प्यारे बच्चों? K2 x2 डैश इतना ही फोर्स लगा रही होगी, है ना। अब देखिए जहां पे अगर टेंशन T था तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा? T होगा प्यारे बच्चों। और अभी अगर ये चीजें इक्विलिब्रियम में है तो निश्चित रूप से इस पॉइंट पर जो ऊपर का फोर्स है और नीचे का जो फोर्स है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, या मैं कह सकता हूं कि T इक्वल होगा K2 x2 डैश के। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं भी होता, ये पॉइंट इधर उधर चलता भी, तो भी यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स है वो टेंशन फोर्स के बराबर ही लिया जाता। क्यों लिया जाता? क्योंकि ये पॉइंट जो है वो मासलेस है, इसका मास 0 है। और अगर मास 0 होता है तो ऊपर और नीचे के फोर्स आपस में हमेशा बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं वो भी यहाँ पर समझ लीजिए। मान लीजिए ऊपर फोर्स लग रहा है F1 और नीचे फोर्स लग रहा है F2। ठीक, और मान लीजिए ये a एक्सीलरेशन से चल रहा है ऊपर की ओर, तो हम कैसे लिखेंगे इसके लिए? जरा मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ये पॉइंट है, ऊपर F1 को लग रहा है, नीचे F2 लग रहा है और ये ऊपर की ओर एक्सीलरेशन a से चल रहा है। तो इसके लिए जो फोर्स रिलेशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? F1 माइनस F2 इज इक्वल m इंटू ए, यही लिखेंगे। लेकिन इसका मास तो 0 है, इसलिए ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। और जब ये 0 हो जाएगी तो यहाँ पर क्या मिलेगा? F1 इज इक्वल F2,
यही तो मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये ए एक्सेलरेशन से चल भी रहा है तब भी ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल मिल रहे हैं। इसका मतलब कि ये फोर्स जो इस पॉइंट पर ऊपर और नीचे लग रहे हैं ये हमेशा बराबर होंगे, चाहे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और चाहे ना हो। ठीक है, तो ये बात भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए T इक्वल K2x2 डैश मिला है ना। अब यही टेंशन फोर्स एक अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे? अगर ये स्प्रिंग पुली पर इतना फोर्स ऊपर की ओर लगा रही है तो निश्चित रूप से यहाँ जो फोर्स है, वो जो टेंशन फोर्स है वो कितना लिखा जाएगा, K1x1 डैश बाई 2 और इधर भी K1x1 डैश बाई 2। ठीक, कब ये लिखा जाता है? ये तब लिखा जाता है जब ये पुली मासलेस हो। ठीक है, तो मासलेस है, पुली भी मासलेस है, इसलिए यहाँ पर अगर ऊपर की ओर फोर्स K1x1 डैश है तो नीचे की ओर जो फोर्स होगा वो K1x1 डैश बाई 2 और इधर K1x1 डैश बाई 2, क्योंकि ये रस्सी भी सेम है और रस्सी पर तनाव दोनों जगह सेम लेंगे क्योंकि ये पुली मासलेस है। ठीक, तो प्यारे बच्चों जो टेंशन है वो इतना भी लिखा जाएगा। तो कुल मिला के टेंशन इसके बराबर भी लिखा जा सकता है और ये इसके बराबर भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और ये टेंशन और किसके बराबर है, mg के, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर mg भी लिख लेंगे और ये सारी चीजें टेंशन के ही इक्वल है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, यहां से ये चीजें हमने प्राप्त की, ये रिलेशन हमने फाइंड किया प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब एक काम हम ये कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा खींचते हैं। मान लीजिए हमने इसको x खींचा, अब जब हम इसको रिलीज करेंगे खींच करके तो उस समय इस पर क्या नेट फोर्स मिलेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक चीज देख लेते हैं। अगर हम इस पर एफ नेट लिखना चाहते हैं तो इसके लिए पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, नीचे की ओर तो इसमें mg फोर्स लग ही रहा होगा, लेकिन ऊपर की ओर अब कुछ टेंशन बदल गया होगा। पहले t था तो अब कुछ t डैश है, मतलब कुछ अलग लग रहा है और ये t डैश t से ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए जो रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा वो ऊपर की ओर मिलेगा। ठीक है, जब ये ऊपर की ओर मिलेगा तभी तो ये ऊपर की ओर इसको मीन पोजीशन की ओर ले जाएगा और जब ये मीन पोजीशन पर इसको ले जाएगा तभी तो यहाँ पर SHM फॉर्म होगा, अदरवाइज यहाँ SHM होगा ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये T mg के ही बराबर होता तो अभी जो mg है वो T से फिर से बैलेंस रहता, तो ये ऊपर जाता ही नहीं। निश्चित रूप से जो T है वो बदल चुका है और mg से ज्यादा हो चुका है, इस वजह से ये इसको ऊपर ले जाएगा, है ना। तो T अब T नहीं रह गया, अब वो T डैश हो गया और ये T डैश कुछ अलग होगा। अब ये T डैश कैसा होगा वो हम देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जब इसको नीचे खींचा गया होगा तो इन स्प्रिंग्स में एलोंगेशंस बढ़े होंगे और उन बढ़े हुए एलोंगेशंस के कारण स्प्रिंग्स फोर्स बढ़े होंगे और स्प्रिंग्स फोर्स बढ़ने के कारण टेंशन बढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि स्प्रिंग्स फोर्स किस तरीके से बढ़े हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं कि इसमें x1 एलोंगेशन बढ़ गया है और इसमें x2 एलोंगेशन बढ़ गया है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक, अगर इसमें x1 एलोंगेशन बढ़ गया है और x1 डैश एलोंगेशन पहले से था तो अब ये पुली पर कितना फोर्स लगा रही होगी, ऊपर वाली स्प्रिंग। प्यारे बच्चों अब ये लगाएगी K1 इंटू x1 प्लस x1 डैश, इतना ही लगा रही होगी, निश्चित रूप से इतना ही लगा रही होगी। और इसमें अगर इसमें एलोंगेशन x2 डैश का बढ़ गया है और पहले से एलोंगेशन x2 डैश का था तो अब ये रस्सी पर कितना फोर्स लगा रही होगी, ये लगा रही होगी K2 इंटू x2 प्लस x2 डैश, यही फोर्स लगा रही होगी प्यारे बच्चों, है ना। तो मैंने बोला था कि चाहे इक्विलिब्रियम में हो चाहे ना हो, टेंशन फोर्स जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो अब जो टेंशन फोर्स था वो T डैश था, तो T डैश किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर प्यारे बच्चों। तो ये जो T डैश था इसको मैं लिख लेता हूं किसके बराबर, K2 x2 प्लस x2 डैश के प्यारे बच्चों। तो ये अब इतना हो जाएगा, है ना, पहले जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए पहले किसके बराबर था T, K2 x2 डैश के, लेकिन अब K2 x2 डैश के साथ साथ K2 x2 भी मिल रहा है, कुछ ज्यादा मिल रहा है ना प्यारे बच्चों। और एक चीज देखिए, ये टेंशन में एक तरीके से और लिख सकता हूं, कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पहले लिखा था पहली वाली कंडीशन के लिए, अगर ऊपर की ओर इसमें फोर्स इतना है तो जो टेंशन है वो इसका हाफ इधर आ जाएगा, हाफ इधर आ जाएगा, यानी जो टेंशन की वैल्यू है वो इसकी हाफ हो जाएगी। तो कुल मिला के जो T डैश है वो एक तरीके से और लिखा जा सकता है, कैसे, x1 इंटू x1 प्लस x1 डैश बाई 2। तो इस तरीके से भी टेंशन लिखा जा सकता है। कुल मिलाकर के ये जो टर्म है वो इस टर्म के बराबर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, एक काम करिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखिए, K1 बाई 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो K1 x1 बाई 2 प्लस K1 x1 डैश बाई 2 इक्वल, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेगा
k2x2 प्लस k2x2 डैश, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब एक चीज देखिए, ये जो k2x2 डैश था ये k1x1 डैश बाई 2 के बराबर था, तो k1x1 डैश बाई 2 k2x2 डैश से कट जाएगा, बचेगा कितना, k1x1 बाई 2 इज इक्वल k2x2। तो प्यारे बच्चों इस रिलेशन को भी हमें याद में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी आगे चल के यूज पड़ेगा, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए, अब हम इस पर नेट फोर्स लिखते हैं। देखिए नेट फोर्स क्या लिखा जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टी डैश माइनस एम जी, यही नेट फोर्स लिखा जाएगा। भाई ऊपर की ओर टी डैश लग रहा है, नीचे की ओर एम जी लग रहा है, तो यही नेट फोर्स लगेगा। अब जो टी डैश है ये इसके इक्वल है, इसको इक्वल है, आप जिसको यहाँ लिखना चाहें वो लिख लीजिए, मैं किसी को भी लिख सकता हूँ, मैं इसी को लिख लेता हूँ, चलिए लिख लेते हैं k2, एक काम करिए अंदर मल्टीप्लाई करके लिखिए k2x2 प्लस k2x2 डैश, ये हो गया टी डैश माइनस एम जी, है ना। अब ये जो mg था वो k2x2 डैश के बराबर था, तो k2x2 डैश mg से कैंसिल हो जाएगा, जो f नेट मिला वो कितना मिला, k2x2, ये मिला प्यारे बच्चों f नेट, है ना, ठीक, ये f नेट मिला, ठीक। तो चलिए एक चीज देखिए, हमने पढ़ा है कि जो SHM की बेसिक इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके की प्यारे बच्चों होती है, ठीक। तो यहाँ पर ये x क्या है, हमने अगर इसको x से डिस्प्लेस किया है तो यहाँ x आएगा, ये वाला x है ये प्यारे बच्चों, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ f नेट में अभी x नहीं है, यहाँ पर x2 है, तो हमें यहाँ पर अभी x2 की जगह पे x1 लाना होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर अभी माइनस साइन भी होना चाहिए, तो ये माइनस साइन भी यहाँ आएगा, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे कैसे आएंगे। अभी तो हमने बस ऐसे ही लिख लिया माइनस साइन। मैं क्या करता हूँ कि एफ नेट निकाल करके लास्ट में मैं माइनस साइन लगाता हूँ, और कैसे लगाता हूँ वो देख लीजिएगा, आप भी वैसे ही कर सकते हैं, बहुत मतलब चीजें आसान लगती हैं उस तरह में। चलिए, तो ये हो गया एफ नेट। अब यहाँ पर पहले तो हम एक्स लाएंगे, क्योंकि हमें एक्स चाहिए, तो कैसे लाएंगे वो जरा देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें पहले मिटा लें ताकि हमारे पास जगह हो जाए। अब एक चीज देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज देखिए, सबसे पहले तो एक रिलेशन हमें और फाइंड करना होगा। वो रिलेशन कैसे मिलेगा, वो कंस्ट्रेंट से मिलेगा। आप लोगों ने कंस्ट्रेंट रिलेशन अगर पढ़ रखा है तो आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो प्यारे बच्चों आप जरूर कमेंट करिए वीडियो के नीचे, हम क्या करेंगे आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन भी पढ़ा देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अगर हमने माना कि ये x1 और एलोंगेट हुई है, इसका मतलब क्या है कि पुली x1 नीचे आई है। भाई ये स्प्रिंग पुली से बंधी हुई है, तो जब पुली x1 नीचे आई होगी तभी तो ये x1 एलोंगेट हुई होगी, ठीक। और अगर पुली x1 नीचे आई है तो ये जो रस्सी है ये 2x1 लूज हो गई होगी, है ना। और एक चीज, ये कितने एलोंगेट हुई थी, x2, तो इसका मतलब है कि x2 और लूज हो गई होगी रस्सी, तो रस्सी टोटल कितनी लूज हुई है, x2 प्लस 2x1 के बराबर लूज हुई है। अब ये जो लूजनेस है वो कहाँ जाएगा, जो हमने नीचे खींचा था x, इसके बराबर, ठीक। तो कुल मिलाकर के जो x है वो इसके बराबर है, ठीक। यहां से ये x यहाँ आएगा, देखिएगा कैसा आएगा, कैसे आएगा जरा देखिए। इस रिलेशन में हम यहां से कुछ वैल्यूज डालेंगे, कैसे डालेंगे, एक काम करिए, x2 में ऊपर नीचे k2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं वो भी बता रहा हूं, मैंने ऊपर नीचे k2 और k2 का मल्टीप्लाई कर लिया, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मैं k2 x2 की वैल्यू निकाल करके k2 x2 की जगह पे रख दूंगा, तो x के टर्म में यहाँ f नेट निकलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या था 2, अब x1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस रिलेशन से देखिए, x1 की जगह पे लिख सकता हूँ k2 x2 इंटू 2 अपान k1, तो मैं लिख सकता हूँ 2 k2 x2 अपान k1, यही लिख सकता हूँ, ठीक। इसको जरा मिटा लीजिए, इज इक्वल x, ये मिल गया। अब k2 x2 को कॉमन ले लीजिए और देखिए क्या मिल रहा है, x अपान 1 अपान k2 प्लस 4 अपान k1, यही मिलेगा। 2 2 जब 4 हो जाएगा ना तो यहाँ 4 लिख लीजिए, इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो f नेट कितना मिलेगा, ये मिलेगा x अपान 1 अपान k2 प्लस 4 अपान k1 प्यारे बच्चों, ये मिला। अब देखिए ये तो f नेट आ गया x के टर्म में, अभी हम माइनस साइन भी लगाएंगे। मैं हमेशा एक काम करता हूँ, माइनस साइन लास्ट में लगाया करता हूँ, आप भी
कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए अब माइनस साइन लास्ट में लगाएंगे, और कैसे लगेगा माइनस साइन वो भी समझ लीजिए। बस ऐसे ही नहीं कि हवा में लगा दिया, उसके पीछे कुछ रीजन भी होंगे, ठीक है। अब क्या रीजन है वो जरा समझ लीजिए। देखिए ये जो एफ नेट है, या मैं कहूँ जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये इसको मीन पोजीशन की ओर ले जाएगा, है ना। तो मीन पोजीशन तो इसकी ऊपर थी, यानी कि एफ नेट की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की ओर, और जो एक्स है उसकी डायरेक्शन किधर है। प्यारे बच्चों हमने इसको किधर खींचा था, हमने इसको नीचे खींचा था। इसका मतलब जो एक्स की डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है, और जो एफ नेट की डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है। तो एक्स और एफ नेट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से यहाँ एक माइनस साइन लगा देंगे, और ये माइनस साइन क्या बताएगा कि जिधर एक्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एफ नेट है, बस इसलिए यहाँ पे हम एक माइनस साइन लगा दिए। अब प्यारे बच्चों जो एसएचएम की बेसिक इक्वेशन थी, यहाँ से के को देखिए, यहाँ से कंपेयर कराइए इस इक्वेशन को यहाँ से, तो जो के मिलेगा वो कितना मिल रहा है, जो के मिल रहा है प्यारे बच्चों वो मिल रहा है 1/k2 प्लस 4/k1, यही मिल रहा है, बिल्कुल यही मिल रहा है। अब हम सिंपल सा फार्मूला जानते हैं टाइम पीरियड के लिए, 2π√m/k। तो ये जो के मिला है यहाँ से, इस के की जगह यहाँ पे रख देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम रख लेते हैं, चलिए हम रख लेते हैं। देखिए t = 2π√m/k, के की जगह पे क्या मिला 1/k2 प्लस 4/k1, यही मिला। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2π√m/k1 प्लस 4 रुक जाइए 1/k1 प्लस 4k2, और अपान में k1 प्लस k2 मिल रहा है ना। तो कुल मिला करके यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी k1 इंटू k2 मिल रहा है, ये मिला कुल मिला करके, है ना। अब इसको और आगे देखेंगे तो क्या मिलेगा 2π और m, और ये जो चीज है वो यहां आ जाएगी, और ये जो चीज है ये ऊपर आ जाएगा। तो k1 प्लस 4k2, ये हो गया पहले बच्चों इसके लिए टाइम पीरियड। तो ये हो गया टाइम पीरियड, यही इसके लिए आंसर है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको अभी समझ में नहीं आया है तो एक बार ऐसे क्वेश्चन के लिए आप प्रैक्टिस करिए, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। एक बार में तो कोई भी चीज नहीं आ सकती प्यारे बच्चों, थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। तो इसको एक से अधिक बार भी देखिए अगर नहीं समझ में आया है। अभी हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, ये तो ज्यादा टफ नहीं मानूंगा मैं, अभी हम बहुत अपर लेवल के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए थैंक्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।